आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। रियासत तेलंगाना इलाके में पेद्दापल्ली ज़िले में हादसा, ऑक्सीजन सिलेंडर से ले जाने वाली ट्रेन में लगी आग। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली में ऑक्सीजन ले जाने वाली गुड्स ट्रेन में आग लग गई। यह हादसा आज कोनाराम चेकुराई के दरमियान इस वक्त पेश आया जब ट्रेन हैदराबाद से ऑक्सीजन के 6 टैंकर लेकर रायपुर जा रही थी। फायर ब्रिगेड और पुलिस का अमला फौरी चौकस हो गया और मुकाम हादसे पर पहुंचकर आग लगी हुए टैंकर को दूसरे बोगियों से अलग किया गया। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। समझा जाता है कि ऊपर से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक वायरों की वजह से यह हादसा पेश आया, ताहम इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी। लॉकडाउन शुरू होने के 5 मिनट बाद सड़क पर नजर आने वाले नौजवान पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। नाज़रीन, तेलंगाना के भुवनगिरी में लॉकडाउन का वक्त शुरू होने के 5 मिनट बाद सड़क पर नजर आने वाले एक नौजवान पर पुलिस ने 1000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक भुवनगिरी मुस्तक़िल में लॉकडाउन में नरमी के इख्तितामी वक्त 10 बजे के बाद पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी कि इसी दौरान आरबी नगर का रहने वाला नौजवान, जिसकी शनाख्त नरेश के तौर पर की गई है, अपनी बाइक पर पहुंचा। पुलिस ने लॉकडाउन के वक्त के इख्तिताम के 5 मिनट बाद सड़क पर नजर आने पर इस नौजवान पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया, जिस पर इसने पुलिस मुलाजिमीन पर बरहमी का इजहार करते हुए बहस और तकरार की बाद अज़ा इसने सड़क पर धरना दिया, जिस पर पुलिस ने इसको हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस पर लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर 1000 रुपये जुर्माने के साथ साथ सड़क पर धरना देते हुए हंगामा आराई करने पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुल्क में पनाह ले हुए अफगानिस्तान, बांग्लादेशी और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई बरादरी से हिंदुस्तानी शहरियत के लिए दरख्वास्तें तलब। नाजरीन, मरकज़ ने अफगानिस्तान, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई बरादरी के उन लोगों से जो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 अजला में रह रहे हैं, हिंदुस्तानी शहरियत के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने इस सिलसिले में एक इत्तलानामा जारी किया है। अंदरून मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 की काली आंधी की रफ्तार में कमी, 2.84 लाख से ज़्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की रफ्तार में कमी के दरमियान दूसरे दिन भी नए केसेस की तादाद 2 लाख से कम थी। वहीं इसके मुकाबले में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद ज़्यादा थी और 2.84 लाख मरीजों ने इस वबा को शिकस्त दी, जिससे फाल केसेस की शरह कम होकर 8.04% रह गई है। इस दरमियान जुमे के रोज़ 30,62,247 अफराद ने कोरोना टीका लगवाया। मुल्क में अब तक 20,85,02,445 अफराद की टीकाकारी की जा चुकी है। मरकज़ी वज़ीर सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी एदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,73,790 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासरीन की तादाद एदाद शुमार बढ़कर 2,77,29,247 हो गई है। इस दौरान 2,84,601 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मजमूई तौर पर अब तक मुल्क में 2,51,78,011 अफराद इस वबा से नजात पा चुके हैं, सेहतयाब हो चुके हैं। फाल केसेस 1,14,428 से कम होकर 22,28,724 रह गए हैं। हालांकि अंदरी असना 3,617 अफराद इस वबा के सबब हलाक भी हुए हैं और हलाक होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 3,22,512 तक पहुँच चुकी है। मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 90.80% हो गई है, जबकि शरह अमात अभी 1.16% पर बाकी है।
130 करोड़ आबादी वाले मुल्क में रियासतों के पास 1.82 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दस्तियाब है। मुल्क की रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के पास अभी 1.21 करोड़ से ज़्यादा कोविड वैक्सीन की खुराकें दस्तियाब हैं। वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में अब तक 22.77 करोड़ वैक्सीन मुफ्त और बराह रास्त खरीद के ज़िम्मे में दस्तियाब कराई गई है। रिलीज़ में कहा गया है कि रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के पास अभी 1.81 करोड़ से ज़्यादा खुराकें दस्तियाब हैं। इसके अलावा उन्हें 4,86,180 वैक्सीन की खुराकें फराहम की जाएगी। ये वैक्सीन अगले 3 दिन में रियासत को मिल जाएगी। वाज़ेह रहे कि नाज़रीन, पहली खुराक अभी तक 130 करोड़ आबादी वाले मुल्क में तमाम अफराद को नहीं पिलाई गई। दूसरी खुराकें कब मैसर होगी, कब फराहम की जाएगी, इसका अभी तक हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के तज़किरे से गुरेज किया जा रहा है। कोरोना वबा कोविड-19 के मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन की कमी के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत जिम्मेदार। नाज़रीन, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने कोरोना 19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के लिए मरकज़ी हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि इसने पार्लिमानी कमेटी के मशवरों को नज़रअंदाज किया और बहरान के दौरान ऑक्सीजन के एक्सपोर्ट और इसकी कीमत बढ़ाने के फैसले करके अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की है। मोहतरमा वाड्रा ने जिम्मेदार कौन मुहिम के तहत हफ्ते के रोज़ यहाँ जारी बयान में कहा कि वबा के दौर में हुकूमत ने ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट 700% तक बढ़ाया है, जिससे कोरोना की दूसरी लहर में मुल्क को ऑक्सीजन की शदीद कमी का सामना करना पड़ा और बड़ी तादाद में आवाम को अपने प्यारों को अलविदा कहना पड़ा। इन्होंने कहा कि हुकूमत की लापरवाही के सबब मुल्क की आवाम को तबाही झेलनी पड़ी। इन्होंने सवाल किया कि हुकूमत ने सनती ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन की तरह इस्तेमाल में लाने का इंतज़ाम नहीं किया। इनका ये भी कहना था कि पार्लिमानी कमेटी के मशवरों तक हुकूमत ने नज़रअंदाज करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स और रिफिलिंग की कीमत बढ़ाने का फ़ैसला क्यों किया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि हुकूमत के गलत फैसलों के सबब पूरे मुल्क के तमाम दवाखानों में ऑक्सीजन की कमी से अवाम ने तड़प कर जान दे दी। पहली और दूसरी लहर के दरमियान मिले वक्त में मनसूबाबंद ढंग से तैयारी की जाती तो आसानी से ऑक्सीजन की किल्लत और इस होलनाक वबा को टाला जा सकता था, मगर मरकज़ी हुकूमत की लापरवाही के सबब इंसानों की जानों की हलाकत माने खैज है। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं का लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से गहलवत के खिलाफ मुहिम। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कौमी नायब सदर और साबिक़ा वज़ीर आला वसुंधरा राजे और बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर सतीश पूनिया समेत पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं ने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वज़ीर आला अशोक गहलोत के खिलाफ ट्विटर पर मुहिम चलाई है और रहनुमाओं ने ट्विटर पर हैशटैग गहलोत राज जंगल राज के साथ मुहिम शुरू की, जिसे मिस्टर पूनिया ने ट्वीट करके शुरू किया। इसके ज़रिए भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर के सबब रियासत आज जुराइम की आमाजगाह बन गई है, जिसकी वजह से इनकी शबिया ख़राब हो रही है। मोहतरमा राजे ने कहा कि 2.5 बरस पहले तक अमन के गहवारे के तौर पर पहचाने जाने वाले राजस्थान अब जुर्म का अड्डा बन गया है। यहाँ आए दिन कत्ल, जिनसी ज़्यादती और डकैती जैसे वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिनसे रियासत की शबिया ख़राब हो रही है। राजस्थान में जुराइम के बढ़ते मामले बायस तशवीश हैं। अब वक्त आ गया है कि रियासती हुकूमत अपनी नींद से आँख उठकर लॉ एंड ऑर्डर पर नोटिस ले ताकि आवाम की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। मिस्टर पूनिया ने कहा कि वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला अशोक गहलोत के इस मुतअद्दी कार की सबब से बड़ी हुसूलियाबी है। इन्होंने कहा कि सरेआम रोटी मांगती एक भूखी हामिला खातून का गैंग रेप होता है और भरतपुर में दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोली मारकर कत्ल हो। आवाम की खिदमत
करती रुकन पार्लियामेंट पर पत्थर फेंका जाता हो, या आज का राजस्थान में मरकजी वजीर ममलिकत बराए ज़राअत कैलाश चौधरी ने कहा कि राजस्थान में जयपुर में एम्बुलेंस में खाना देने के बहाने गरीब हामिला खातून के साथ गैंगरेप, खवातीन के साथ जुल्म व ज़्यादती की ये कोई अनोखा वाक़या नहीं है। हर दिन किसी न किसी मजलूम खातून का इस्तेसाल होता है, लेकिन मिस्टर अशोक गहलोत जो रियासत के वज़ीर दाखिला भी हैं कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये है कांग्रेस का तहफ़्फ़ुज़ निस्वां मॉडल। अक़वाम मुत्तहिदा की यमन के मुतहर्रिक धड़ों से अमन की जानिब पेशरफ्त की अपील। मार्टिन ग्रिफ़िथ्स कोशिश कर रहे हैं कि यमनी हुकूमत और हौसी बागी उनके अमन मंसूबे को कबूल कर लें। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब बराए यमन मार्टिन ग्रिफ़िथ्स ने यमन की मुतहर्रिक धड़ों से अपील की है कि वो दस्तयाब मौक़े से फ़ायदा उठाएँ और जंग के खात्मे के लिए किसी माहिदे तक पहुँचने के लिए पेशरफ्त करें। अरब न्यूज़ के मुताबिक मार्टिन ग्रिफ़िथ्स की जुमे को की जाने वाली अपील इनकी यमनी हुकूमत और ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया को अपने अमन मंसूबे जैसे मुश्तरका एलामिया भी कहा जा रहा है को कबूल करने की हालिया कोशिशों में सामने आई है। इस हवाले से इन्होंने एक बयान में कहा कि मेरी हालिया मुलाकातों के साथ साथ बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई ताउन की मुसलसल हिमायत से ये ज़ाहिर होता है कि फ़रीक़ैन अब भी इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं और तनाज़े के हल की तरफ पेशरफ्त कर सकते हैं। हौसियों के मुज़ाकरातकारों के सरबराह मोहम्मद अब्दुल सलाम ने जुमेरात को अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब से मुलाकात की, जबकि इनके गुज़िश्ता दौरे में इन्होंने ओमान के दारुल हुकूमत में मिलने से इनकार कर दिया। इससे क़ब्ल अमरीकी सफ़ीर बराए यमन टिम लैंडर किंग ने हौसियों पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब की तज़लील करने और अमन के ख़यालात से इनकार करने और वसती यमन के शहर मारिब पर हमले जारी रखने पर तनक़ीद की थी। मार्टिन ग्रिफ़िथ्स ने अपने बयान में हौसी मुज़ाकरातकार से अपनी मुलाकात के हवाले से कहा कि इन्होंने मस्कत में हौसी मुज़ाकरातकार और ओमान के आला अहदेदारों से मुलाकात की, जहाँ उन्होंने सना एयरपोर्ट खोलने, जदीद बंदरगाह पर पाबंदियाँ ख़त्म करने और मुल्की जंग बंदी करने के अक़वाम मुत्तहिदा की तजवीज़ पर तबादले ख्याल किया। हौसियों का मुतालबा है कि सना एयरपोर्ट से ईरान, शाम और लबनान समेत मुख्तलिफ मकामात के लिए बग़ैर किसी चेकिंग के लामहदूद परवाज़ें चलाए। हदीदा के समंदरी बंदरगाहों पर पाबंदियाँ ख़त्म करें और जंग बंदी और मारिब पर हमलों को रोकने से क़ब्ल अरब इत्तेहाद फ़िज़ाई हमले बंद करें। दूसरी जानिब रियाद में एक सीनियर यमनी अहदेदार के नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर अरब न्यूज़ को बताया कि हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते मार्टिन ग्रिफ़िथ्स को इनके दौरे रियाद के दौरान बताया था कि वो सना एयरपोर्ट से चेकिंग के साथ महदूद फ़्लाइट्स पर जोर दे रही है और हौसियों की जानिब से मारिब पर हमला रोकने के बाद ही फ़िज़ाई हमले बंद किए जाएंगे। सलामती कौंसिल मसले फ़लस्तीन हल करने के लिए ठोस और अमली इक़दाम करे। चीन आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी ज़िम्मेदारी सलामती कौंसिल की है। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से मुतालबा किया है कि मसले फ़लस्तीन के हल के लिए ठोस और अमली इक़दाम किए जाएँ। इसराइल जल्द अज जल्द गज़ा पट्टी के नाकाबंदी ख़त्म करे। सऊदी खबर रसां एजेंसी ESPA के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन चीन के सफ़ीर ने सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए कहा कि आलमी अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी ज़िम्मेदारी सलामती कौंसिल की है। उसे फ़लस्तीन और इसराइली मसले हल कराने के लिए ठोस और अमली इक़दाम करना होंगे। नाज़रीन, चीनी सफ़ीर ने कहा है कि चीन दो रियासती हल का हामी था है और रहेगा। मसले फ़लस्तीन 70 बरस से ज़्यादा अरसे से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे का हिस्सा बना हुआ है। हर मरतबा हंगामे होते हैं जो बैनुल अक़वामी क़ानून की बालादस्ती के लिए तंबिया का अलार्म है। ये कसीर फ़रीक़ी तरीक़ेकार के मौसर होने का इम्तिहान है। चीनी सफ़ीर ने कहा कि फ़लस्तीनी इसराइली कशमकश का नया दौर हमें याद दिला रहा है कि हमारे लिए मशरिक़ी वस्ता के मसले को इसके धारे से निकलने की इजाज़त देना मुमकिन नहीं। हम मसले फ़लस्तीन को हाशिए की तरफ नहीं धकेल सकते। इन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम और उनके जायज़ हुकूक़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सलामती कौंसिल की जानिब से जारी करदा वाजिब नफाज करारदादें
भुलाई नहीं जा सकती। सलामती कौंसिल अपनी जिम्मेदारी से पहलू तही नहीं कर सकती। पायदार हल दो रियासती फार्मूलों की बुनियाद पर ही हो सकता है। चीनी सफ़ीर ने इंतबा दिया कि मस्जिद अक्सा और उसके अंदर व बाहर हालिया महाज आया मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस में मुसलसल कशीदगी का पता दे रही हैं। चीन तमाम मुतल्लक़ा फ़रीक़ों को ज़ब्त व तहम्मुल से काम लेने और सूरत हाल को धमाका खैस बनाने वाले इक़दाम से बाज रहने की तलक़ीन करता रहा है और कर रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल से चीन का मुतालबा है कि वह बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ी हैसियत और मौजूदा पोजीशन का तहफ़्फ़ुज़ करे, फ़लस्तीनियों का इनक़लाब बंद करे, आबादकारी की सारी सरगर्मियाँ मुअत्तल करे, मुस्लिम माशरे के ख़िलाफ़ इश्तिआल अंगेज़ी और तशद्दुद बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन चीनी सफ़ीर ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो किसी भी ताख़ीर के बग़ैर हरकत में आए, फ़लस्तीन की इंसानी मदद करे, फ़लस्तीन पनाह गज़ियों के रोज़गार और मदद के लिए कायम अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंसी ओनरवा को हंगामी फ़ंड फराहम करे और इसराइल फ़लस्तीनियों तक इंसानी इमदाद की तरसील को आसान बनाए। फ़लस्तीन के शहर गज़ा में ज़्यादातर सहाफ़ियों ने महसूर इलाक़े में गैर महफूज हालात में काम किया है। सन 1992 ईस्वी से 2021 ईस्वी तक इसराइल और फ़लस्तीन में 18 सहाफ़ी हलाक हो चुके हैं। हालिया तशद्दुद के दौरान गज़ा के कुछ ही सहाफ़ियों के पास हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेटें थी। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये वो सहाफ़ी थे जो बैनुल अक़वामी न्यूज़ एजेंसीज़ और अच्छी साख के टीवी नेटवर्क्स के लिए काम करते हैं। ज़्यादातर मुकामी सहाफ़ियों ने महसूर इलाक़े में गैर महफूज हालात में काम किया, जिससे इनकी ज़िंदगियों को हकीकी ख़तरा लाहक था। कई बरसों से इसराइल ने गज़ा को ऐसे हिफाजती आलात की फराहमी को रोक रखा है जिनकी वो फ़ौजी सामान या दोहरे इस्तेमाल के मवाद के तौर पर दर्जा बंदी करता है। इससे खदशा है कि ये हमास या दूसरे फ़लस्तीनी गुरूहों तक पहुँच सकता है। जंग के दौरान में इन आलात के बगैर काम करना सहाफ़ियों के लिए एक जानलेवा ख़तरा है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक 1992 ईस्वी से 2021 ईस्वी तक इसराइल और फ़लस्तीन में 18 सहाफ़ी हलाक हो चुके हैं, लेकिन गज़ा में हमास और इसराइल की लड़ाई में किसी हलाकत की इत्तला नहीं है। हालिया झड़पों में 3 फोटो जर्नलिस्ट हिफाजती जैकेटों और हेलमेटों की वजह से यकीनी मौत से बच गए हैं। नाजरीन, इस हवाले से मुस्तफ़ा हसन ने जिनके साथ उनके 2 साथी कार में सवार थे, जिस पर अरबी और अंग्रेज़ी में प्रेस लिखा हुआ था, बताया कि एक इसराइली मिसाइल उनकी गाड़ी के अगबी हिस्से में टकराया और इसकी शार्पनल अंदर बिखर गया। इन्होंने इस हवाले से मज़ीद बताया कि अगर इन्होंने जैकेट और हेलमेट ना पहना होता तो वो ज़िंदा ना होते। मुस्तफ़ा हसन के साथी इस हमले में ज़ख्मी हो गए थे। उसामा अल कहलवत एक फ्रीलांस साफ़ी है जो मुकामी और अरब मीडिया के लिए काम करते हैं। इन्होंने कहा कि प्रोफेशनल हिफाजती आलात की कमी की वजह से उन्हें काम के दौरान कई बार ख़तरात लाख रहे थे, इसलिए उसामा अल कहलवत दूसरे सहाफ़ियों की तरह सहाफ़ती जैकेटें सिलवाने के लिए मुकामी दर्जियों के पास गए, लेकिन ये बहुत कम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। उसामा अल कहलवत के मुताबिक मुकामी तौर पर बनी ये जैकेटें सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा हैं जो बिल्कुल असल बुलेट प्रूफ जैकेटों की मानिंद दिखाई देती हैं। इनका बस यही फ़ायदा है कि सहाफ़ियों को दूसरों से मुमताज़ करती है, लेकिन ये कोई हिफाजत फराहम नहीं करती क्योंकि इनमें कोई धातें नहीं लगी होती। इन्होंने हिफाजती सामान की कमी को 2 वजहों से मंसूब किया है: इसराइली पाबंदियाँ और इनकी ज़्यादा कीमत जो सहाफ़ी अपनी कम तनख्वाहों की वजह से ख़रीदने की सकत नहीं रखते। इस हवाले से इन्होंने मज़ीद कहा कि मुकामी तौर पर तैयार जैकेट की कीमत $15 है, जबकि असल हिफाजती जैकेट की कीमत गज़ा से बाहर $2000 है। ये कीमत बेशतर नौजवान सहाफ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के सिंडिकेट के नायब सदर तहसीन अल अस्तर का कहना है कि तंजीम ने गज़ा में सहाफ़ियों के लिए मुख्तलिफ ज़राए से हिफाजती आलात ख़रीदने के मुतअद्दिद कोशिशें की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान और रूस के दरमियान नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन माहिदे पर दस्तखत। नाज़रीन, गुज़िश्ता बरस नवंबर में दोनों मुल्क हुकूमतों ने
انٹر گورنمنٹل معاہدے میں ترامیم پر اتفاق کیا تھا۔ پاکستان کی وزارت توانائی نے کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کے معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں، جس کا نام پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن رکھا گیا ہے۔ جمعے کو وزارت توانائی کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق پاکستان کے روس میں سفیر شفقت علی خان اور روس کے وزیر توانائی نکولائی شلگینوف نے انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹ پر ماسکو میں دستخط کیے ہیں۔ وزارت توانائی کے مطابق پاکستان اور روس کے درمیان مفاہمت کے بعد انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹ کو مزید مؤثر بنایا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت روس کے اشتراک سے گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا۔ پریس ریلیز کے مطابق منصوبے کی تکمیل کے لیے مخصوص پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کا ادارہ 60 دن کے اندر قائم کیا جائے گا۔ منصوبے کا نام بھی پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن رکھا گیا ہے۔ خیال رہے کہ روس کے ساتھ 2015 عیسوی میں معاہدے ہونے کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا۔ انگریزی روزنامہ دی نیوز کے مطابق پاکستانی حکام کی طرف سے اس معاہدے کی لاگت کا اندازہ $2.25 ارب لگایا گیا ہے۔ 2015 عیسوی میں ہونے والے اس معاہدے کے مطابق روس نے اپنے خرچے پر گیس پائپ لائن تعمیر کرنی تھی اور 25 برس کے بعد پاکستان کے حوالے کرنا تھی۔ پہلے طے شدہ ماڈل کے تحت روس نے اس پروجیکٹ پر 85% رقم خرچ کرنا تھی، جبکہ پاکستان نے 15% خرچ کرنا تھا۔ گزشتہ برس نومبر میں دونوں حکومتوں نے انٹر گورنمنٹل معاہدے میں ترامیم پر اتفاق کیا تھا، جس پر آج دستخط ہوئے ہیں۔ روس کی پاکستان کو کورونا ویکسین اسپوتنک 5 فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ زاہد حفیظ نے بتایا کہ روس کی پیشکش کو وزارت صحت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ روس نے اپنی کورونا ویکسین اسپوتنک 5 پاکستان کو فراہم کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ویکسین فراہمی سے متعلق روس کی پیشکش کی تصدیق کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ پاکستان اس وقت کورونا کی ویکسین کے حصول کے لیے مختلف ذرائع سے رابطے میں ہیں۔ ان کے مطابق حکومت پاکستان کی کوشش ہے کہ کورونا کی سب سے مؤثر ویکسین کی قیمت پر جلد از جلد حاصل کی جائے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں چند دن قبل روس کی طرف سے کورونا ویکسین فراہم کرنے کی پیشکش پاکستان کو موصول ہوئی تھی۔ زاہد حفیظ نے بتایا کہ روس کی پیشکش کو وزارت صحت کو بھیج دیا گیا ہے۔ وزارت صحت ہی اس پیشکش کا جائزہ لے کر ویکسین حاصل کرنے کے حوالے سے فیصلہ کرے گی۔ خیال رہے کہ روس نے گزشتہ روز دارالحکومت ماسکو میں لوگوں کو بڑے پیمانے پر اسپوتنک 5 ویکسین لگانے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹر کے مطابق ماسکو میں کورونا وائرس ٹاسک فورس کا کہنا تھا کہ ویکسین شہر میں موجودہ 70 کلینکلز میں لگائی جا رہی ہے۔ ٹاسک فورس کا کہنا تھا کہ یہ ویکسین سب سے پہلے ڈاکٹرز اور طبی عملے کے اراکین، اساتذہ اور سماجی کارکنوں کو لگائی گئی ہے۔ خیال رہے کہ روس میں تیار کی گئی کورونا ویکسین اسپوتنک 5 کی اگست میں منظوری دی گئی تھی اور حکام نے گزشتہ دنوں دعویٰ کیا تھا کہ ان کی یہ ویکسین کے نتائج 95% تک مثبت ہیں۔ امارات میں کورونا کے ریکارڈ 2236 نئے مریض درج ہوئے ہیں۔ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 5,65,451 تک پہنچ گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں جمعہ 28 مئی کو پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے ریکارڈ 2236 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ یہ تعداد ایک ماہ میں سب سے زیادہ ہے۔ نئے مریض مختلف قومیت سے ہیں۔ ان سب کی حالت مستحکم ہے اور انہیں ضروری علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ نئے کیسز کے بعد متاثرین کی تعداد بڑھ کر 5,65,451 ہو گئی ہے۔ امارات کی مرکزی و سرکاری خبر رساں ایجنسی وام نے وزارت صحت کے حوالے سے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران جدید تشخیصی حالات کے مریض سے کورونا کے مزید 2,39,852 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ وزارت نے بتایا ہے کہ وبا سے متاثرہ مریضوں میں سے مزید 2,206 صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 5,45,229 ہو گئی ہے۔ یہاں بیان کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے زیر علاج مریضوں میں سے مزید 4 چل بسے وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,668 ہو گئی ہے۔ وزارت نے عوام کو احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلے کی پابندی جاری رکھنے کی بھی ہدایت جاری کی ہے۔
علاوہ ازیں وزارت صحت نے بیان میں کہا ہے کہ جمعے کو پچھلے 24 گھنٹے کے دوران مزید 1,14,055 کورونا ویکسین کی خوراکیں دی گئی ہیں۔ اب تک 1,26,46,025 کورونا ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ سعودی عرب افواج نے خمیس مسجد پر ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ حوثی ملیشیائی شہریوں کو نشانہ بنانے کی منظم کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حوثی ملیشیائی نے آج ہفتے کو صبح خمیس مسجد کو نشانہ بنانے کے لیے بارودی ڈرون داغا ہے، جسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اتحادی افواج نے کہا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے سعودی عرب کے شہر خمیس مسجد کی سمیت داغے جانے والے ڈرون کو فضا میں تباہ کر دیا ہے۔ یہ ڈرون طیارہ یمن میں ایران نواز حوثی ملیشیا کی جانب سے داغا گیا تھا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل جمعے کو بھی حوثی باغیوں نے خمیس مسجد کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اتحادی افواج نے کہا ہے کہ دہشت گرد حوثی ملیشیائی سعودی عرب میں شہریوں اور نجی املاک کو نشانہ بنانے کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل عرب اتحاد نے جنوبی سعودی عرب پر حوثیوں کے ڈرون کو راستے میں روک کر تباہ کر دیا تھا۔ ایس پی اے کے مطابق عرب اتحاد کا کہنا ہے کہ حوثی ملیشیائی عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی منظم کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اماراتی وزارت خارجہ نے بیان میں حوثیوں کے ڈرون حملے کی مدت کی اور مذمت کی اور کہا کہ اس انداز سے مسلسل حملے کرتے رہنا ظاہر کرتا ہے کہ ان کی نظر میں نہ بین الاقوامی برادری اور نہ ہی عالمی قوانین و روایت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ سعودی عرب اور امارات کا امن ناقابل تقسیم اکائی ہے۔ سعودی عرب کو درپیش ہر خطرہ امارات کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر یوسف العثیمین نے حوثیوں کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امن و استحکام اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے سعودی عرب جتنے اقدامات کرے گا OIC کو اپنا حامی و مددگار پائے گا۔ عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر عادل السومی نے خبردار کیا ہے کہ حوثیوں کے یہ دہشت گردانہ حملے جنگی جرائم ہے اور بین الاقوامی قوانین و روایت کے منافی ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے وہ ایران کی حمایت یافتہ حوثیوں کی انسانیت سوز جرائم کا نوٹس لے اور اس کے خلاف فوری اور فیصلہ کن اقدام کرے۔ عرب پارلیمنٹ کے اسپیکر نے سعودی عرب سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کا امن قومی عرب سلامتی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں محکمہ شہری دفاع نے بدھ کو بیان میں کہا تھا کہ ایران کی حمایت یافتہ حوثیوں نے یمن سے جازان کی ایک سرحدی قریے پر گولے داغے ہیں، تاہم کوئی زخمی نہیں ہوا ہے۔ سعودی عرب اور جرمنی میں سیکورٹی ٹیکنالوجی میں تعاون کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے برلن میں جرمن حکام سے سیکورٹی ٹیکنالوجی کے استعداد بڑھانے کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ امن و استحکام کے حوالے سے دونوں ملکوں کے مشترکہ تصور پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے برلن میں جمعے کو جرمن وزیر مملکت برائے امور داخلہ ڈاکٹر مارکوس کیریئر نے وفاقی چیف پولیس ڈاکٹر جیک رومن کے ساتھ ملاقات کی۔ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے ملاقات میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ جرمن وزیر داخلہ کورونا وائرس سے جلد صحت یاب ہوں۔ انہوں نے سعودی عرب اور جرمنی میں داخلے کی وزارتوں کے درمیان سیکورٹی کے شعبے میں تعاون کے طریقوں کے استحکام پر تبادلہ خیال کیا، خصوصاً سیکورٹی ٹیکنالوجی سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے امور زیر بحث ہے۔ اس موقع پر سعودی سیکورٹی ڈاکٹر حشام الفالح، سعودی سفیر اسام بیت المال اور وزیر داخلہ کے ہمراہ برلن پہنچے ہوئے سرکاری وفد کے ارکان موجود تھے۔ CBI حکام کے ٹھکانوں سے 3 کروڑ روپے نقد اور اہم دستاویزات برآمد۔ ناظرین، مرکزی تفتیشی ٹیم بیورو CBI کی طرف سے 1 لاکھ روپے کی رشوت لینے کے معاملے میں گرفتار فوڈ کارپوریشن آف انڈیا FCI کے 4 حکام کے ٹھکانوں پر چھاپے کی کارروائی کے دوران تقریباً 3 کروڑ روپے نقد روپیوں کے لین دین سے متعلق دستاویزات، نوٹ گننے کی مشین اور دیگر اہم دستاویزات برآمد ہوئے ہیں۔ CBI کے ذرائع کے مطابق FCI کے یہاں تعینات 4 حکام
हरीश हनूनिया, अरुण श्रीवास्तव, मोहन परते और किशोर रीना को कल यहां एक सिक्योरिटी एजेंसी ने मुंसलिक लोगों से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। बाद में इनके ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई। आज दोपहर तक इनके कब्जे से तकरीबन 3 करोड़ रुपए नकद, 387 ग्राम सोने के जेवरात और 670 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। ज़राए ने बताया कि जब्त की गई नकदी मुख्तलिफ लिफाफों और लकड़ी की अलमारी में छुपा कर रखी गई थी। इसके अलावा जो दस्तावेजात मिले हैं उनमें कई लोगों के नाम, तारीख, रकम का जिक्र है। छापे में एक अहम दस्तावेजात के तौर पर डायरी भी मिली है जिसमें रुपयों के लेन देन से मुंसलिक अफराद के नाम, तारीख, रकम और दीगर चीज़ों का जिक्र है। एक नोट गिनने की मशीन भी मिली है। ज़राए ने कहा कि एक कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि FCI के भोपाल डिवीज़न ऑफिस के मैनेजर अकाउंट्स बकाया वाजिबात की अदायगी के अवध 1.5 लाख रुपए की रकम मांग रहा है। इस पर CBI ने शिकायत दर्ज करके आगे की कार्रवाई की और कल 4 हुक्काम को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उनके ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई।